स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 2 लेक्चर नंबर 4 और टॉपिक है हमारा एडिशन ऑफ वेक्टर्स। एडिशन ऑफ वेक्टर्स के हम ग्राफिकल मेथड्स देख चुके हैं। आज हम देखेंगे एनालिटिकल मेथड। एनालिटिकल मेथड वो होता है जिसमें हम फार्मूला ड्राइव करते हैं। और फार्मूला ड्राइव करने का क्या फ़ायदा होता है कि जब हमारे पास कोई न्यूमेरिकल होता है कि आपको 2 या 3 वेक्टर्स ऐड करने हैं, तो फिर हम उस फार्मूले को लिख के डायरेक्ट उसका उस रिजल्टेंट वेक्टर की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन मालूम कर लेते हैं। तो हमें फिर उसको ड्रॉ करके रिजल्टेंट मालूम नहीं करना पड़ता कि अकॉर्डिंग टू स्केल हम ड्रॉ करें और उसके बाद हम रिजल्टेंट ड्रॉ करें, फिर मेजरमेंट करें, फिर उसका मैग्नीट्यूड या हम उसकी डायरेक्शन देखेंगे। तो ये हमें नहीं करना पड़ता। तो ये फार्मूला अब हम ड्राइव करेंगे। तो आज जो हमारा पहला एनालिटिकल मेथड है उसका नाम है लॉ ऑफ कोसाइन एंड लॉ ऑफ साइन। ठीक है, लॉ ऑफ कोसाइन एंड लॉ ऑफ साइन जो है, इसमें जो है कोसाइन इसलिए जो इसका नाम है कि इसमें कॉस आएगा और साइन इसलिए कि इसमें साइन आएगा। और एक बात ये कि लॉ ऑफ कोसाइन जो है ये होता है रिजल्टेंट वेक्टर के मैग्नीट्यूड के लिए, और लॉ ऑफ साइन होता है हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन के लिए। ये तो पहले अब हम ड्राइव कर रहे हैं फार्मूला। ठीक है, लॉ ऑफ कोसाइन। ठीक है, लॉ ऑफ कोसाइन का फार्मूला हम ड्राइव कर रहे हैं। तो ये असल में जो है फार्मूला जो है आपके पास आएगा लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से। यानी हमने पैरेललोग्राम का ग्राफिकल मेथड तो देखा था कि अगर 2 साइड जो हैं पैरेललोग्राम की 2 वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं, तो उस पैरेललोग्राम का डायगोनल जो है वो उसका रिजल्टेंट होगा, यानी वो आर होगा। ये अब ये हमने ग्राफिकली देखा था। अब हम इससे ही लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से फार्मूला ड्राइव करेंगे, लॉ ऑफ कोसाइन और लॉ ऑफ साइन। लॉ ऑफ कोसाइन के लिए अब ये देखें कि हम जो 2 वेक्टर्स ऐड कर रहे हैं हमने उनको डिनोट किया है P से और Q से। ये ठीक है, P आपके पास ये वेक्टर है और इससे हमने, क्योंकि हम इसको ऐड कर रहे हैं, ठीक है, एडिशन ऑफ वेक्टर का मेथड है ये, तो हम इनको हेड टू टेल ज्वाइन करेंगे। ये मैंने Q वेक्टर जो है इसको ज्वाइन किया है हेड टू टेल। ठीक है, तो ये Q वेक्टर यहाँ से यहाँ तक है ये। अब इनका रिजल्टेंट कैसे हम ड्रॉ करेंगे? ठीक है, ड्रॉ करने के लिए फिर वो आपको हेड टू टेल रूल देखना पड़ेगा कि फ्रॉम टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर टू हेड ऑफ द लास्ट वेक्टर। ठीक है, ये रिजल्टेंट है और ये इस पैरेललोग्राम का डायगोनल भी है ये। तो R जो है वो इसका रिजल्टेंट है, यानी R इज इक्वल टू P प्लस Q है ये। अब यहाँ पे ये देखिए कि हमें अगर ये देखना है कि ये जो 2 वेक्टर हैं P और Q, इनके बिटवीन जो है एंगल क्या है। ठीक है, इनके बिटवीन एंगल देखने के लिए जब भी कोई आप एंगल देखते हैं बिटवीन 2 वेक्टर्स, उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, इन 2 वेक्टर्स को टेल टू टेल ज्वाइन करना पड़ता है। तो हम Q वेक्टर को यहाँ पे आप दोबारा देखें, आप ज़्यादा दोनों पैरेललोग्राम है, ये दोनों साइड जो हैं सेम है। ये Q वेक्टर है तो ये भी Q वेक्टर है, ये P है तो ये भी P है। तो अब ये Q वेक्टर अगर आप ये वाला कंसिडर करें तो यहाँ पर जो अब वेक्टर हैं P और Q, ये टेल टू टेल ज्वाइन हो रहे हैं। तो यहाँ पर जो ये एंगल फॉर्म होगा ये होगा आपके पास थीटा, एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स, ये P है Q। ठीक है, और रिजल्टेंट जो होता है, ठीक है, ये जो वेक्टर है उसका एंगल अलग होता है। ठीक है, वो अभी हम दोबारा ड्रॉ करेंगे वो एंगल। ठीक है, ये अलग होता है, उसको हम दूसरे सिंबल से डिनोट करेंगे। तो थीटा इज़ द एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स, ठीक है, विच आर टू बी एडेड। अब यहाँ पर हमने क्या किया है, देखें, पहले हमने पूरा पैरेललोग्राम बना लिया आपने। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, अब ये P और Q के ना कंपोनेंट्स हम बनाएंगे। ये P जो है हमारे पास अलॉन्ग एक्स एक्सिस है, तो अब इसके कंपोनेंट्स नहीं बन सकते। ठीक है, और ये P जो है आपके पास बस P ही रहेगा। ठीक है, यही समझ लें इसका x कंपोनेंट है और y कंपोनेंट नहीं है। जो वेक्टर अलॉन्ग एक्स एक्सिस होता है उसका y कंपोनेंट नहीं होता। ठीक है, और उसका x कंपोनेंट उसी वेक्टर के इक्वल होता है। और जो वेक्टर अलॉन्ग y एक्सिस होता है, ठीक है, उसका x कंपोनेंट नहीं होता और उसका y कंपोनेंट उसी वेक्टर के इक्वल होता है ये। तो यहाँ पर अब ये वेक्टर P है, ठीक है, इसके कंपोनेंट्स हम नहीं बना सकते, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। अब ये जो Q वेक्टर है आपका, इसको हम रिजॉल्व करेंगे 2 कंपोनेंट्स में, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में। इनका मेथड वही होगा, आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, इसके हेड से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और परपेंडिकुलर लाइन कहाँ तक होगी, एक्स एक्सिस तक होगी, या हम ये कह सकते हैं कि जहाँ पर ये Q स्टार्ट हो रहा है इसकी टेल है, वहाँ तक हम इसकी परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। फिर आप इसको यहाँ से ज्वाइन कर देंगे तो ये आपके पास ये आ जाएगा x कंपोनेंट QX
और ये लाइन जो है ये रिप्रेजेंट कर रही है इसके वर्टिकल, ठीक है, कंपोनेंट को, यानी क्यू वाई है। तो हमने दो कंपोनेंट बना लिए। अब ये जो दो कंपोनेंट है इनकी वैल्यू क्या होंगी, हम फॉर्मूला देख चुके हैं रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में कि एक्स कंपोनेंट जो है हम उसको किस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिखते हैं। एक्स कंपोनेंट में हमेशा क्या आता है, कॉस थीटा, ठीक है। क्यू क्या है आपके पास, जिस वेक्टर के कंपोनेंट बना रहे हैं उसका मैग्नीट्यूड है ये, तो क्यू एक्स होगा क्यू कॉस थीटा और क्यू वाई होगा क्यू साइन थीटा, ठीक है। यानी कि आपने ये फॉर्मूला देखा था ए एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा और ए वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा। तो जब भी एक्स कंपोनेंट लिखेंगे, ठीक है, उसको इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिखेंगे, उसके साथ कॉस थीटा, वाई कंपोनेंट के साथ साइन थीटा। अब ये इन दोनों के कंपोनेंट्स की हमने वैल्यू आ गई है। अब रिजल्टेंट को देखें, ठीक है। अब ये रिजल्टेंट भी जो वेक्टर है वो कहाँ से, यहाँ से लेके के यहाँ तक है ये। तो अब ये रिजल्टेंट वेक्टर भी हमने क्या करना है, रिजल्टेंट वेक्टर का, ठीक है, मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला ड्राइव करना है ये। तो रिजल्टेंट वेक्टर के भी हम कंपोनेंट्स बनाएंगे, ठीक है, और इसके कंपोनेंट बन सकते हैं ये अलॉन्ग एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस नहीं है ये। तो अब इसके भी हम हेड से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, देखें ये इसका हेड है, तो जब हम ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो वो यहाँ तक आएगा, ठीक है, क्योंकि इसकी टेल यहाँ पर है आर की। तो ये आर से अगर आप हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करें तो आपके पास यही लाइन आ रही है, ये लाइन आ रही है, और आपको परपेंडिकुलर कहाँ तक ड्रॉ करना होता है, जहाँ तक ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसकी टेल से ये। तो अब ये देखिए कि आर के आपने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, ठीक है। तो आर के कंपोनेंट्स अब क्या बन रहे हैं, ठीक है, एक होगा यहाँ से लेके यहाँ तक, ये होगा इसका, ठीक है, एक्स कंपोनेंट आर एक्स, और दूसरा होगा आपने जो ये परपेंडिकुलर से ड्रॉ किया है ये सेम उसी के ऊपर आ रहा है जो क्यू वाई था आपके पास, तो ये होगा आर वाई कॉम्पोनेंट, ठीक है, आर का। तो यहाँ पे आप देखें कि क्यू वाई भी यहीं पे आया था और आपके पास आर वाई भी यहीं पे आ रहा है, इसका मतलब है कि दोनों इक्वल हैं। तो क्यू वाई जो है वो आर वाई के इक्वल है, ठीक है, या हम ये कह सकते हैं आर वाई जो है वो क्यू वाई के इक्वल है, हम आर वाई की जगह क्यू वाई पुट कर सकते हैं। तो अब ये देखिए कि यहाँ हमने क्या लिखा है, हमने लिखा है आर वाई इज इक्वल टू क्यू वाई, दोनों के वाई कॉम्पोनेंट इक्वल हैं। आर एक्स को अगर आप ये देखें, आर एक्स जो है वो आप देखें यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, और इसमें देखें कि ये यहाँ से यहाँ तक पी है और ये क्यू एक्स है ये। तो आर एक्स को अगर इन दोनों के टर्म्स में हम लिखना चाहें तो हम क्या लिखेंगे, आर एक्स इज़ इक्वल टू पी प्लस क्यू एक्स। देखें मैं यहाँ पे एरो नहीं लगा रही हूँ, हम सिर्फ यहाँ पर मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आर एक्स जो है ये मैग्नीट्यूड है, आर वाई मैग्नीट्यूड है, पी जो है ये भी पी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है और ये क्यू एक्स वेक्टर का मैग्नीट्यूड है ये। तो आर एक्स जो है वो किसके इक्वल आ रहा है, पी प्लस क्यू एक्स के इक्वल आ रहा है। इन दोनों को ऐड कर लें तो आपके पास आर एक्स का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। अब ये देखें कि यहाँ पर हमें चाहिए आर का रिजल्टेंट, ठीक है, आर का मैग्नीट्यूड चाहिए। अब ये देखिए कि आपने जो ए का फॉर्मूला लिखा था याद है आपको, ठीक है, कि ए का जो आपने मैग्नीट्यूड निकाला था बाय पाइथागोरस थ्योरम, उसका फॉर्मूला क्या आया था, वो आया था ए इज इक्वल टू अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है कि आपकी जो राइट एंगल ट्राइंगल बनता है, आप देखेंगे राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है आर का, ठीक है, ये 90 डिग्री का एंगल है। तो ये आपका होगा परपेंडिकुलर साइड, ये होगी आपकी बेस साइड, ये होगी हाइपोटेन्यूज साइड। तो फॉर्मूला क्या होता है, हाइपोटेन्यूज साइड हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारा वही फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं कि आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस आर वाई स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमने अप्लाई किया है और इसके अकॉर्डिंग हमारे पास, ठीक है, ज़ाहिर बात है यहाँ पे स्क्वायर आपने रिमूव किया है तो ये आपके पास स्क्वायर रूट आ गया। तो आर इज इक्वल टू अंडर रूट आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर। तो जब भी कोई आपके पास कॉम्पोनेंट दिए जाएंगे किसी वेक्टर के, तो आप उसका फॉर्मूला इसी के अकॉर्डिंग लिखेंगे, ए इज इक्वल टू अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर के अकॉर्डिंग। तो आर इज इक्वल टू अंडर रूट आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर। आर एक्स की वैल्यू पुट कर दें यहाँ पर, ठीक है, ये आएगा पी प्लस क्यू एक्स, ठीक है, और ये स्क्वायर है तो ये होल स्क्वायर हो जाएगा। आर वाई की वैल्यू क्या होगी, आर वाई की वैल्यू होगी हमारे पास, ठीक है, क्यू वाई स्क्वायर। अब ये देखें कि हमने फार्मूला लिखा है आर इज इक्वल टू अंडर रूट पी प्लस क्यू एक्स होल स्क्वायर प्लस क्यू वाई स्क्वायर। इसको ए प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले से एक्सपेंड कर लें। क्या फार्मूला होता है, ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए ये आपके पास ए है, ये बी है, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर पी स्क्वायर, फिर 2ab यानी हो जाएगा 2, ठीक है, पी क्यू एक्स, फिर होता है प्लस बी स्क्वायर, तो प्लस बी स्क्वायर यानी हो जाएगा क्यू एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये आपका एज इट इज़ आ गया क्यू वाई स्क्वायर।
अब हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे क्यू के कंपोनेंट्स की। यहाँ पे हमने वैल्यू पुट की क्यू एक्स है क्यू कॉस थीटा, ठीक है, क्यू एक्स है क्यू कॉस थीटा, इसका स्क्वायर कर रहे हैं तो स्क्वायर करने के बाद आ जाएगा, ठीक है, क्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। क्यू वाई होता है क्यू साइन थीटा, इसका स्क्वायर कर रहे हैं तो ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि इन दोनों में आपको कॉमन नज़र आ रहा है क्यू स्क्वायर, तो इन दोनों में कॉमन ले लेंगे क्यू स्क्वायर। ये एज इट इज़ लिखा पी स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा, क्यू स्क्वायर कॉमन लिया, ब्रैकेट में आएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब आपने ये पढ़ा होगा, ठीक है, मैथ्स में कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन है, ये 1 के इक्वल हो जाएगा और 1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्यू स्क्वायर होगा। तो फाइनली हमारे पास जो फॉर्मूला आ रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर यानी आर इज इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा प्लस क्यू स्क्वायर। और यहाँ पर हमारे पास, ठीक है, ये आर और पी क्यू की टर्म में फॉर्मूला आ रहा है, ठीक है। और जो है जब हम कोई और न्यूमेरिकल कर रहे होंगे तो हम सिंबल हमारे पास जो होंगे, ठीक है, वो लेंगे। यानी अब फर्ज करें आपके पास दो फोर्सेस हैं, वो आपके पास F1 F2 हैं और आप उनका रिजल्टेंट मालूम करना चाह रहे हैं, ठीक है, और रिजल्टेंट क्या है, F है ये, और टू फोर्सेस के बीच में जो एंगल है वो थीटा है ये। तो आप जो है फिर यहाँ पर इस फॉर्मूले को कैसे लिखेंगे, आप लिखेंगे यहाँ पे F इज़ इक्वल टू F1 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा प्लस F2 स्क्वायर, ठीक है। तो इस जो भी आपका न्यूमेरिकल होगा उसके अकॉर्डिंग हम अपना ये फॉर्मूला जो है, ठीक है, सिंबल उसी में चेंज कर लेंगे और बना लेंगे। तो ये हो गया हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। अब ये देखें कि हम डायरेक्शन मालूम करेंगे रिजल्टेंट वेक्टर की, और डायरेक्शन का मतलब है कि हम इसका एंगल मालूम करेंगे। तो ये देखें आर आपका जो रिजल्टेंट वेक्टर है इसकी डायरेक्शन भी क्या होती है, डायरेक्शन होता है एंगल विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। तो इसके एंगल को हम डिनोट कर रहे हैं फाई से, ये ठीक है, ये एंगल है, इसका आर से कहाँ तक होगा, एक्स एक्सिस तक होगा। तो ये आपका जो है एंगल है, ठीक है, रिजल्टेंट वेक्टर का, ये डायरेक्शन है रिजल्टेंट वेक्टर की। इसके लिए हमें लॉ ऑफ साइन का फॉर्मूला अप्लाई करना है। अब ये देख लीजिए कि लॉ ऑफ साइन क्या होता है, ठीक है। इस लॉ ऑफ साइन का मैं अभी आपको डायरेक्ट फार्मूला बताऊंगी, ठीक है, और इसको हम इस फार्मूले को प्रूव करेंगे। ये हमारा जो है एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन होगा, ठीक है, उसमें हम इसको प्रूव कर लेंगे कि कैसे आता है ये। तो यहाँ पे अब ये देखें कि अगर हमारे पास कहीं पे भी एक कोई ट्राइंगल है ये, ठीक है, और ट्राइंगल भी कोई भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि वो इक्विलेटरल हो, 3 साइड्स इक्वल हो, किसी भी शेप का कोई ट्राइंगल है तो ट्राइंगल है तो उसकी 3 साइड्स होंगी, उन 3 साइड्स की लेंथ होगी या मैग्नीट्यूड होगा। अब ये ट्राइंगल है, इसकी 3 साइड्स को देखें मैंने रिप्रेजेंट किया है किससे, A B C, यानी A जो है, ठीक है, ये इसकी समझ लें कि ये लेंथ है, मैग्नीट्यूड है ये, ठीक है, ये इसका, और ये B जो है ये इसका, ये समझ लें कि ये मैग्नीट्यूड है, और C जो है इस लाइन का ये मैग्नीट्यूड है, लेंथ है ये। अब यहाँ पे 3 एंगल बन रहे हैं, ठीक है, ट्राइंगल में 3 एंगल होते हैं, तो ये मैंने 3 एंगल शो किए हैं, अल्फ़ा बीटा गैमा, ठीक है। यानी अल्फ़ा एंगल जो है वो किसके ऑपोजिट है, ए साइड के ऑपोजिट जो एंगल है वो अल्फ़ा है, और बी जो साइड है उसके ऑपोजिट एंगल बीटा है, और ये जो सी साइड है उसके ऑपोजिट एंगल क्या है, गैमा है। तो अब इस ट्राइंगल के लिए जब हम लॉ ऑफ साइन लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, आप ये देखें, हम लिखेंगे साइन अल्फ़ा, ठीक है, ये आपका अल्फ़ा है, साइन अल्फ़ा, ठीक है, ओवर, ठीक है, ए, यानी कि इसकी जो अपोजिट साइड होगी उसका मैग्नीट्यूड, ठीक है, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, ठीक है, वेक्टर पूरा नहीं हम ले रहे हैं। उसके बाद फिर क्या होगा, साइन बीटा, अगर ये वाला एंगल ले रहे हैं तो वो इसका होगा डिवाइडेड बाय, ठीक है, इसके ऑपोजिट साइड, ठीक है, बी, यानी इसका बी का मैग्नीट्यूड ले रही है, ठीक है, इक्वल, ठीक है, फिर इक्वल, उसके बाद क्या होगा आपके पास साइन गैमा, और इसके ऑपोजिट साइड क्या है, सी, तो साइन गैमा अपन सी। ये होता है लॉ ऑफ साइन, ठीक है, फॉर ट्राइंगल। अब इसमें आपको वैसे 2 इक्वेशन, आपको 2 इक्वल के साइन नज़र आ रहे हैं, तो हम जब इक्वेशन बनाते हैं तो हम इस तरह से 3 नहीं लिखते हैं, क्योंकि हमें जो एंगल चाहिए होता है उसके लिए हमारे पास इक्वेशन के लिए 2 साइड्स हैं, काफ़ी हैं ये। तो हम कोई भी, अगर हमें इस कोई भी ट्राइंगल है उसके अगर आपको 2 एंगल मालूम है तो 2 एंगल से हम लॉ ऑफ साइन की इक्वेशन बना लेते हैं, हमें 3 लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो 3 हम नहीं लिखते हैं, कोई भी हम 2 ले लेंगे ये, ठीक है। यानी कि फर्स्ट करें अगर मुझे गैमा नहीं मालूम है, ठीक है, तो मैं ये नहीं लिखूंगी, ठीक है, और मैं इन दोनों को लिख के अपना कोई भी रिक्वायर्ड एंगल, जैसे मुझे अल्फ़ा मालूम करना है तो मैं अल्फ़ा को कैलकुलेट कर लूँगी ये।
अभी लॉ ऑफ साइन हम देखें यहाँ कैसे अप्लाई करेंगे, ठीक है, हमें फाई मालूम करना है, ठीक है। अब ट्राइंगल देखें हम कौन सा कंसिडर कर रहे हैं, देखें ये साइड P है, ये साइड Q है और ये साइड आपकी R है, ये ठीक है, ये 3 वेक्टर्स हैं ये। अब इनमें एंगल देखें, हमें जो नोन है वो कौन से हैं, एक तो ये आपका फाई है जो कि हमें मालूम करना है, दूसरा जो ये एंगल है ये हम मालूम कर रहे हैं, ये हम नोन है हमारे पास, इसलिए कि आपको देखें कि यहाँ पे एंगल बन रहा था थीटा, ठीक है। तो अगर ये थीटा है तो ये जो रिमेनिंग एंगल होगा वो क्या होगा, 180 माइनस थीटा, क्योंकि आपको पता है कि जो एक स्ट्रेट लाइन होती है, एक स्ट्रेट लाइन का जो पूरा ये कंप्लीट एंगल होता है वो 180 डिग्री होता है। ये आपने डी में भी देखा होगा, डी में जो आपके पास एंगल कहाँ से होते हैं, 0 से 180 डिग्री। तो पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक जो एंगल होते हैं वो 180 डिग्री होते हैं। तो अगर आपके पास ये थीटा है तो रिमेनिंग कितना एंगल होगा, वो 180 माइनस थीटा। इसका मतलब है अगर मैं आपसे कहूँ कि ये 30 डिग्री का एंगल है और आप मुझे बताइए इसकी वैल्यू क्या है, तो आप क्या बताएंगे, 180 में से 30 माइनस कर देंगे, यानी कितना ये एंगल होगा, ये होगा 150 डिग्री, ठीक है। इसका मतलब है कि अगर हमें थीटा मालूम है, एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स, तो हम इसको भी मालूम कर सकते हैं 180 में से माइनस करके, ये हमारे पास नोन एंगल है। अब इन 2 एंगल से हम लॉ ऑफ साइन बना लेंगे, ये थर्ड एंगल की हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है, हमें इसको जानने की ज़रूरत भी नहीं है ये। तो अब देखें लॉ ऑफ साइन कैसे बनेगा, इसको देखते हुए, ठीक है, कि हमने लिखा पहले साइन फाई, ठीक है, ये वाला एंगल। अब देखेंगे इसके ऑपोजिट साइड कौन सी है, तो इसके ऑपोजिट साइड जो है वो क्यू है ये, ठीक है। तो हम लिखेंगे साइन फाई अपॉन क्यू, ठीक है। उसके बाद इक्वल के बाद अब हमें ये वाला एंगल नोन है, ठीक है। तो ये हमारे पास 180 माइनस थीटा, तो हम साइन के साथ लिखेंगे साइन 180 माइनस थीटा, ये एक एंगल आ रहा है ये। इसके ऑपोजिट साइड देखें, इसके ऑपोजिट साइड जो है ये आपके पास आर है, रिजल्टेंट वेक्टर, तो यहाँ पर आएगा रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है। यहाँ पर ये क्यू और आर जो है इन वेक्टर्स की लेंथ हैं या मैग्नीट्यूड है, तो ये हमारा लॉ ऑफ साइन बन गया, ठीक है। तो अगर आपके पास कोई 2 वेक्टर गिवन है, पी और क्यू, उनकी वैल्यू गिवन है और आपको एंगल बिटवीन 2 वेक्टर यानी थीटा गिवन है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो उसका आर मालूम करेंगे जो लॉ ऑफ कोसाइन से, ठीक है। जब आर मालूम हो जाएगा तो फिर लॉ ऑफ साइन से हम इसकी डायरेक्शन मालूम कर सकते हैं। देखें हमें यहाँ पे क्यू की वैल्यू मालूम है, आर हमने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है, लॉ ऑफ कोसाइन से, और थीटा हमें यहाँ पे मालूम है, तो ये सारी वैल्यूज़ पुट करके, ठीक है, हम यहाँ पर फाई कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये कैलकुलेट करेंगे, डिवाइड करेंगे, क्यू को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर यहाँ पे जो भी आंसर आएगा साइन इधर आ जाएगा, साइन इन्वर्स हो जाएगा, तो फाई की वैल्यू क्या आएगी, फाई इज इक्वल टू साइन इन्वर्स ऑफ दिस, ठीक है। तो इस तरह से हम फाई कैलकुलेट करेंगे और फाई क्या होगा, आर का, ठीक है, आर का एंगल है, यानी ये है डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है। दूसरा ये है कि आप जब भी इस तरह से डायरेक्शन मालूम करेंगे कहीं पर भी किसी वेक्टर की, तो हमें ये पूरा पैरेललोग्राम ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फार्मूला ड्राइव करने का पर्पस यही है कि हम वहाँ पर ग्राफिकली वर्क नहीं करेंगे, ठीक है। तो वहाँ पर फार्मूला आप किस तरह अप्लाई करेंगे, आपके पास अगर 2 वेक्टर हैं पी और क्यू, तो अगर आपने पी फर्स्ट वेक्टर है, क्यू सेकंड है, तो आप ये देखिए कि इसके नीचे हमेशा क्या आएगा, सेकंड वेक्टर आएगा, और इसके नीचे हमेशा क्या आएगा, रिजल्टेंट वेक्टर आएगा, ठीक है। यानी अगर मैं कहूँ कि आपके पास 2 वेक्टर हैं F1 F2 और उसका रिजल्टेंट है F, तो अब फार्मूला क्या बन जाएगा, हमारा बन जाएगा साइन फाई अपॉन F2, यानी यहाँ सेकंड वेक्टर आएगा, F2 आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, F आएगा, यानी रिजल्टेंट वेक्टर आएगा। यहाँ पे इसमें यानी कि फर्स्ट वेक्टर नहीं आता है, तो इस फार्मूले से कहीं पे भी आप अप्लाई करके रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन मालूम कर सकते हैं। तो ये हमारा एडिशन ऑफ वेक्टर का मेथड आज हमने क्या पढ़ा है, लॉ ऑफ साइन एंड लॉ ऑफ कोसाइन।